हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो पहला सवाल पूछा गया है कि भारतेंदु के संबंध में उल्लेख्य कथन है। ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु की फूलों का गुच्छा शीर्षक कविता खड़ी बोली में है। पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। बंदर सभा एक लावनी है। भारतेंदु की मुकरियां खड़ी बोली में है। तो इन प्रश्नों के आधार पर नीचे कूट दिया गया है और हमें सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि भारतेंदु के संबंध में उल्लेख कथन पहला ये है कि भारतेंदु की फूलों का गुच्छा शीर्षक कविता खड़ी बोली में लिखा गया था, ये बात सही है। और भारतेंदु की मुकरियां खड़ी बोली में है, ये भी सही जवाब है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आदिकाल में मुकरियां लिखने का प्रयास अमीर खुसरो ने किया था, इसके लिए फेमस हैं। और आधुनिक काल में आकर भारतेंदु ने मुकरियां लिखी हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखिए, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब था ऑप्शन पहला और चौथा जो है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बैठे हुए सुखद आतप में मग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्यवीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो ध्यान में रखिए कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है वो सन 2000 ईस्वी से लेकर सन 2021 ईस्वी तक नेट की परीक्षा में सब सारे सवाल आ चुके हैं। और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी ये सवाल आए हुए हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि बैठे हुए सुखद आतप में मग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? जैसा कि आप आधुनिक काल पढ़ेंगे तो उसमें नवगीत एक नई विधा है, नई कविता के बाद उसमें बहुत सारे कवि हैं। हमें बताना है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो कि नवगीत विधा से जुड़े हुए नहीं हैं। ऑप्शन दिया गया कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, और जूम करें इसको, थोड़ा सा बड़ा करें। अच्छा, कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है छवि शंकर। आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को ठीक कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि गिरिधर राठी का संबंध नवगीत से विधा से नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक लुक छिप कर चलते हो क्यों नहीं, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों। तो जैसे इस पंक्ति का मैंने नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अगर आपने जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अध्ययन अच्छे से किया होगा, खासतौर से आपके सिलेबस में जो नाटक लगे हुए हैं उनका भी अध्ययन किया होगा, तुरंत आप बता देंगे कि इसका क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे बाहर भी झांक लेते हैं। क्यों किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं? बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो बच्चन सिंह ने ये कथन किस कवि के संदर्भ में कहा है? तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन डी नागार्जुन के संदर्भ में यह बात कही गई है। ठीक है, कि जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ा और विचार
मूलतः मार्क्सवादी हैं। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में केवल इतने दूर तक ही ये कोटेशन पूछा जाए, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि बच्चन सिंह का ये कोटेशन है और नागार्जुन के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है। देखने में यह प्रश्न काफी छोटा लग रहा है, लेकिन यही कई बार आपकी मेरिट डिसाइड कर देता है, कट ऑफ भी डिसाइड कर देता है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है। ऑप्शन दिया गया 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप सभी ने इसका सही जवाब दिया कि सन 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा की रचना हुई थी। और हिंदी साहित्य की इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो 1936 का जो समय था वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसी में गोदान भी लिखा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किससे है? 4 पॉइंट पहले दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सिपाही, आर्द्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है कि सही कूट का हमें चयन करना है कि माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कौन सा कूट सही है। ऑप्शन दिया गया 1 और 3, 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4। तो इसका जो सही जवाब है कि माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है 1 और 4, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। ये दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है। एक चीज ध्यान में रखिए, कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि यूपी हायर एजुकेशन या फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लगातार हम इन परीक्षाओं के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जितने भी आपको वीडियो लेक्चर चैनल पर अपलोड किए जाते हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण लेक्चर अपलोड किए जाते हैं, लाइव क्लास भी चलता है, वो सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रश्न यूपी हायर एजुकेशन में नहीं पूछा जा सकता है कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कौन सी रचना नहीं है, वहाँ भी पूछा जा सकता है और यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो आप केवल दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। एक ही तैयारी कई परीक्षाओं में काम में आती है, तो इसलिए किसी को बांट कर हम अध्ययन, केवल इसमें क्या है, मार्का लगा देना रहता है, ऊपर कवर चेंज करना पड़ेगा कि ये यूपी हायर एजुकेशन के लिए है तो आपका दिल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि खास खास अलग अलग क्रैश क्या बोलते हैं उसको, कोर्स चलाते रहते हैं, लेकिन बात वही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए। हर एक यहाँ पर जो भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं, बताए जाते हैं, वो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? कृषक क्रंदन, स्वप्न, कुसुमांजलि, प्रेम पच्चीसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसकी सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है। यानी कि ये जो पंक्ति दी गई है वो कामायनी से है, और पूछा गया कि क्या आशय है इस पंक्ति का। श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो जिन्होंने कामायनी के 15 सर्गों को पढ़ा होगा, स्टोरी को ठीक से समझा होगा, वो इसका बिल्कुल सही जवाब दे देंगे कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, इसका संबंध यहाँ श्रद्धा मनु से भी नहीं है, ईड़ा और मनु से भी नहीं है, आकुली और किलात से भी नहीं है, बल्कि ये पंक्ति देव और दानव दोनों के संदर्भ में कही गई है कि दोनों हठी और विश्वासहीन थे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला प्रश्न, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखने में बहुत ही छोटा प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, माधवी वर्मा का उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबद्ध है। ऑप्शन दिया गया निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, आप लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की लिखित परीक्षाओं में भी इस पंक्ति का काफी यूज किया होगा, और यहाँ पर पूछा गया कि किस काव्य संग्रह से है।
सही जवाब है ऑप्शन डी, सांध गीत में ये पंक्ति संकलित की गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि निहार का प्रकाशन कब हुआ है, रश्मि का प्रकाशन कब हुआ है, नीरजा का कब हुआ है, सांध गीत का कब हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकाशन वर्ष से संबंधित हमने बहुत पहले कई वीडियोज बनाई हुई हैं और कैसे याद करना है उनको भी मैंने बताया है, तो ध्यान में रखिए उस चीज को। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की? ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि सुदामा पांडे धूमिल, जो इनका पूरा नाम है, धूमिल द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां कि और अब तो हवा अब भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए। सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो एक रिवीजन भी आपका होगा और ध्यान में आप रखिए कि किस तरीके से यूजीसी नेट में प्रश्न बन रहे हैं। और ठीक ऐसे यूपी हायर एजुकेशन में भी कुछ प्रश्न पत्र आए हुए हैं। हालांकि पिछली बार का पेपर, जैसा कि मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताया भी है कि किसी भी एमए के एंट्रेंस से भी उसका स्तर लो था, लेकिन कभी भी चेंजिंग हो सकती है, इसलिए हमें हर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो प्रगतिवादी मूल्य के अंतर्गत कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ये हमें बताना है और नीचे दिया गया कि सही कूट का भी चयन करना है। ठीक है, तो व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। यहाँ पर व्यष्टि शब्द लिखा हुआ है। आपने जब कविता को पढ़ा होगा तो दो शब्द आपको बार बार परेशान करते होंगे, एक व्यष्टि होता है और दूसरा होता है समष्टि। ठीक है, बस इनका यहाँ पर अर्थ अलग अलग है। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति और समष्टि का मतलब होता है समाज। तो प्रगतिवादी मूल्य के अंतर्गत कौन सी चेतना नहीं है? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो 2 और 3 तो है और पहली और चौथी नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही जवाब होगा, 1 और 4, जो कि प्रगतिवादी मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ कुछ बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, कुछ कह रहे हैं कि दिख रहा है। तो असली बात क्या है आप जरूर कमेंट्स कर बताइए। कुछ बच्चे जो रेगुलर जुड़ते हैं जरूर एक बार बताएं कि क्या स्थिति है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत पर अरविंद दर्शन का प्रभाव था। अरविंद दार्शनिक रहे हैं और उनका प्रभाव आप देखेंगे छायावादी कवियों की एक खास विशेषता रही कि किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे निराला हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, सभी किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं। तो इसका जो यहाँ पर पूछा गया है कि किन रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, ऑप्शन दिया गया है गुंजन, संवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्या। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है कि ऑप्शन दूसरा, यानी कि 2 और 3 नाम की जो रचनाएं हैं उन पे अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, गुंजन पे नहीं है और ग्राम्या पर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो ध्यान में रखिए कि चारों जो रचनाएं दी गई हैं सुमित्रा नंदन पंत की हैं, गुंजन, रजत शिखर, ग्राम्या को जानते होंगे। ये संवर्ण नाम की यहाँ पर रचना नई आपको दिखाई पड़ रही होगी जो कि पंत की है। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं आपके सहूलियत के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्ति दी गई कि आज रात
इससे परदेशी चल कीजे विश्राम ही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। इसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ठीक है, तो चार यहाँ पर अज्ञेय की विशेषताएं दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि कौन किनका संबंध अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि आत्मचेतस सही है, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग इन्होंने किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा 1, 3 और 4, यानी कि जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो सही होगा। तो देख रहे हैं आप डीपली यहाँ पर पूछा गया है अज्ञेय से संबंधित। नॉर्मली तार सप्तक के संपादक कौन है, कुछ इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं, उपन्यास कहानियां भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंदर से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन सी रचना है जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्याम सरोजिनी, प्रेम प्रलाप। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या है हमें बताना है। तो इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 16 का कि डी ऑप्शन इसमें क्या है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। अच्छा, कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि आप तुरंत पढ़ेंगे कि ठाकुर जगमोहन सिंह और श्यामा सरोजिनी, श्याम सरोजिनी को, बल्कि श्यामा सरोजिनी को टिक करके आराम से बैठे रहेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। सही जवाब इसमें ऑप्शन डी है, प्रेम प्रलाप। और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? काफी फेमस आधुनिक काल की कवि की रचना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब यहाँ पर है, सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बहुत सारे बच्चों ने भारतेंदु को भी बताया इसमें, लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? कई बार परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जा चुका है और जब आप तार सप्तक की भूमिकाओं को पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र किया गया है और हमने तार सप्तक पर एक विशेष लेक्चर अपलोड किया था, कई पार्ट्स में है वो, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसमें हमने इसका जिक्र किया था कि अज्ञेय ने इस बात को कहा था कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। हालांकि विकल्प दिया गया था अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा और कुंवर नारायण। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष, एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं? पहले ही बता दिया गया कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं ये मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। अब हमें बताना है कि किस कविता से ली गई है। एक एक स्वप्न कथा, मुझे याद आते हैं, अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अंधेरे में से ये कविता को लिया गया है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं हैं वो सब आप पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है।
तो प्रसाद यहाँ पर लिखा हो तो जयशंकर प्रसाद आपके दिमाग में आना चाहिए। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में क्या है? ऑप्शन दिया गया महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो क्या है यहाँ पर हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, रानी कमलावती का पश्चाताप, जो कि प्रलय की छाया की विषय वस्तु के रूप में। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं। कथन पूछ लिया गया है यहाँ पर कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का विकास किया वैसे ही काव्य की ब्रज भाषा का भी विकास उन्होंने किया। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो ये बात किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने ही इस बात को लिखा है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का विकास किया वैसे ही काव्य की ब्रज भाषा का। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू शुरू में भारतेंदु गद्य तो हिंदी में लिख रहे थे, लेकिन पद्य की भाषा उन्होंने ब्रज भाषा को रखा और बाद में चेंज हुए धीरे धीरे। और पहली उनकी जो रचना थी दशरथ विलाप नाम की रचना थी। और एक प्रश्न है इसमें, शुरू वाला पहला एक प्रश्न आया था, फूलों का गुच्छा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि प्रिय की सुधिसी ये सरिताएं प्रायः सुखद संवाद सन्निहित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं ये कानन कांतार सुसज्जित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान देव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी ने इस कविता को लिखा है कि प्रिय की सुधिसी ये सरिताएं प्रायः सुखद सुख संवाद सन्निहित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय। अगला प्रश्न है, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुद्ध ज्योत्सना में पकड़ के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया पंत, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इसके जो रचयिता हैं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत ने इस पंक्ति को लिखा है कि फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुद्ध ज्योत्सना में पकड़ के कर सुकुमार। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कहाँ हो ऐ हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमकांत। तो इस पंक्ति को हमने पहले भी लाइव क्लास टेस्ट में एक दो जगह प्रश्न के तौर पर यूज किया था, यहाँ पर भी आ गया है तो आपका दोहराव हुआ होगा। और इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये पंक्ति आपके दिमाग में तुरंत आ गई होगी कि ये कहाँ से ली गई है। दशरथ विलाप नाम की इनकी जो कविता है, और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें अंबिका दत्त व्यास वाले सेक्शन में इसको लिख दिया गया है। और कई बार जो वन लाइनर किताबें, पॉपुलर किताबें, उनमें इस फैक्ट्स को गलत दे दिया गया है, जिसके तरफ हमने आप सभी के लिए इंडिकेट भी किया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह जो है शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ऑप्शन दिया गया कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, तो कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी जो दिया गया है वो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। बाकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सब शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से इसको लिया गया है। आमतौर पर यहाँ पर सांप शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कई बार लगता है कि ये कहीं सांप कविता से तो नहीं लिया गया है, क्योंकि अज्ञेय की बहुत ही मशहूर कविता रही है सांप, व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? तो आप जानते हैं कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, और ये पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, पहले विकल्प देख लेते हैं, वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि श्रद्धा सर्ग से ली गई है। लेकिन कई बार क्या होता है, परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं, परीक्षा हाल में रहते हैं, तो एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है, तो वहां पर आप देखेंगे लगेगा कि ये काम यहाँ पर यूज किया गया काम शब्द, तो ये काम सर्ग से होगा। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो हमें बताना है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है जो कि नायिका प्रधान नहीं है। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है पंचवटी। बाकी यशोधरा की नायिका कौन है, साकेत की नायिका कौन है, ये सब आप सभी जानते ही हैं, विष्णुप्रिया। ये सब क्या है? नायिका प्रधान है, पंचवटी नहीं है। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों को अभी पता ही नहीं कि नेट का पेपर कब से है, जबकि एनटीए नेट वालों ने नोटिस निकाल दिया है कि पहले चरण में हिंदी का नहीं है, दूसरे चरण में है। और यही कहते कहते एक दिन नेट की तिथि भी आ जाएगी, और बाद में वो बहाना बनाएंगे कि हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय नहीं। ठीक है, नेट का पेपर तो होगा ही, उसकी डेट तो आएगी, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ये ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है, भाषा संसार का नादमय चित्र ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। तो इसका जो सही जवाब है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि पूछा गया, ये जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे विकल्प दिए गए हैं, हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये विकल्प प्रश्नों के रूप में आ जाए। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। अभी आज ही हमने यूट्यूब कम्युनिटी वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आप सभी को बताया था कि इसकी किसकी पंक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, निराला की है, ये पंत की है, ये निराला की है। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है वो इसमें सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अर्थ सौरस से ही कविता का प्राण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा ऐसा लेखक है जो कि विकल्प में दिया गया है और भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से नहीं है, बाकी तीनों जो नाम दिए गए हैं वो सब भारतेंदु मंडल से जुड़े हुए हैं। राजा लक्ष्मण का जिक्र तब आता है जब हिंदी उर्दू का विवाद है, और इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी की एक तरीके से का समर्थन किया था, और कुछ रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है, वो इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, संकेत आप समझ गए होंगे।
अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन दिया गया प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, लहर। देखिए यहाँ पर तो ये पूछ लिया गया कि किस काव्य संग्रह में है, लेकिन ये प्रश्न कई बार अलंकार के लिए भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि लहर में ये पंक्तियां शामिल हैं, लेकिन इसमें अलंकार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार को पहचानने का मैंने ट्रिक भी बताया है कि जब दो शब्दों के बीच में कई बार डैश लगा रहता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो जब नहीं आपको कुछ समझ में आए तो जरूर देखिए कि वहां पर रूपक अलंकार है कि नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बता दिया कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। तो जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। कुरुक्षेत्र नाम की जो रचना है वो महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण ये महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। तो जनगण मन को केंद्र में रखकर कई कवियों ने, खासतौर से जो आधुनिक काल के नई कविता के संदर्भ में कवि रहे हैं या फिर प्रगतिवाद से जुड़े हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है। रघुवीर सहाय का भी नाम आप देखेंगे, उन्होंने स्वतंत्रता पर लिखा है कुछ कुछ कविताएं। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नागार्जुन ने ये पंक्ति लिखी है, जनगण मन अधिनायक जय, प्रजा विचित्र तुम्हारी। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि झांकियां निकलती नहीं है, ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया प्रभाकर माचुए, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपने सुना और आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा कि किसने लिखा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा, झांकियां निकलती हैं, ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। अगला प्रश्न है निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ये आपकी यूपी हायर एजुकेशन में भी आ चुका है, यूपी जीडीसी के एग्जाम में भी आ चुका है, यूपी टीजीटी पीजीटी में, जीआईसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार क्या है। ऑप्शन दिया गया कंबन रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है, उसका प्रभाव राम की शक्ति पूजा में है, या फिर कहें कि रचना आधार राम की शक्ति पूजा का है कृत्तिवास रामायण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ऑप्शन बी, तुलसीदास नामक जो रचना है निराला की, वहां से इसको लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि ये
क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी कंफ्यूजन में है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्लियर कर लीजिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट्स किए थे कि थोड़ा और फास्ट चलिए, तो फास्ट चलने वाले आपके जीवन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, और फास्ट चलने वाले आगे क्या करते हैं आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो धीरे धीरे पढ़िए, समझते हुए चीजों को पढ़िए। अगला प्रश्न है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, यानी कि दो शब्दों के बीच की नीरवता में कविता रहती है, काव्य भाषा के संबंध में किसका मत है। ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। अज्ञे द्वारा ये बात कही गई है, जो कि बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से अज्ञे की आलोचना कर्म से रिलेटेड, लेकिन कई बार यही सब क्वेश्चन परीक्षाओं में नए हो जाते हैं और कठिन से प्रतीत होने लगते हैं। तो कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, ये अज्ञे का मानना था। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसके कवि कौन है, रचयिता कौन है, लेकिन यहाँ पर बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा रहा है कि किस कविता से इसका उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है कि सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो कि शोक गीत के रूप में भी हिंदी साहित्य में जानी जाती है, और पहली बार किसी पिता ने अपने पुत्री के ऊपर कोई कविता लिखी है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट कविता रही है और इसकी खास पंक्ति। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया, देखिए यहाँ पर अलग तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, खासतौर से जो दार्शनिक आधार होता है वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। टेढ़ा करके क्वेश्चन पूछ दिया गया कि आप खोजना शुरू करें कि ये यौगिक प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन दिया गया वेदांत योग, वासिष्ठ, नव वेदांत, हठ योग। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, क्या सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। राम की शक्ति पूजा का जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है या फिर यौगिक प्रक्रिया का स्रोत रहा है वो नव वेदांत है। अगला प्रश्न है, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलगल झलगल तारा, पंक्तियों में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा का, नीले आकाश का, चांदनी रात का, साड़ी के आंचल का। तो जो ऑप्शन बनाया गया है काफी एक दूसरे से बहुत ही क्लोज कंपटीशन है ऑप्शंस में भी। ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलगल झलगल तारा, क्या मतलब है इसका। सही जवाब है ऑप्शन नदी की धारा के बारे में ये पंक्ति लिखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप लोगों ने छायावाद नाम की बुक भी पढ़ी होगी, जिसका प्रकाशन सन 1955 में हुआ था, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखी गई है। उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया है कि छायावाद का के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे, जिन्होंने कि श्री शारदा नामक पत्रिका में लेख लिखा था, जो कि जयपुर से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है। अब ये प्रतिबंधित किसके द्वारा रही है, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जब अंग्रेजों का शासन था तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कि प्रतिबंधित रूप से रही हैं। अगला इसमें जो ऑप्शन दिया गया भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिंगारियां, तो प्रतिबंधित रही। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है चिंगारियां नाम की जो रचना है, और ये उग्र की रचना है, ये क्या कर इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस पे रोक लगा दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था। तो जैसे ही मैं संपत्ति शास्त्र की भूमिका नाम ले रहा हूं, आपके दिमाग में तुरंत इसके राइटर का नाम आ गया होगा कि संपत्ति शास्त्र की भूमिका किसने लिखी थी।
और ये किस पत्रिका में संपादित हुई थी, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ब्राह्मण, बिहार बंधु। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी और इसके लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। भारत भारती जो कि 1912 में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, और वो किससे प्रेरणा लेकर उन्होंने लिखा है, वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। गुले नगमा, दीवाने मीर, दीवाने गालिब, मुसद्दसे हाली। इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है कि मुसद्दसे हाली ग्रंथ से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नाम से रचना की थी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है। काफी इंपॉर्टेंट है पंक्ति है और पूछा जा रहा है किस सर्ग से। श्रद्धा, आशा, लज्जा, आनंद। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है कि ये लज्जा नामक सर्ग से उद्धृत की गई है, वहां इसका जिक्र किया गया है। तो 15वें सर्ग का आप 4-4 के टुकड़े में नाम याद करके रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में आमतौर पर 4 के क्रम में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा में लिखी गई है या फिर किस विधा की रचना है। गीति काव्य, प्रगीत, नाटक, चंपू काव्य। तो ध्यान में रखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उर्वशी कैसी रचना है। बिल्कुल सही जवाब कई सारे बच्चों ने दिया है कि ये चंपू काव्य के अंतर्गत है। अब चंपू कई बार कई लोगों का नाम लोग लेकर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि चंपू जब कोई रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाए तो उसको चंपू कहा जाता है। ये इंटरव्यू का भी सवाल है। ठीक है, तो उर्वशी जो है, उर्वशी नाम से रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो चंपू काव्य में। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है। आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथी। तो इसका जो सही जवाब है कि राम कथा पर आधारित है, सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है भूमिजा। अब ये भूमिजा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नागार्जुन इसके राइटर। आज का आखिरी प्रश्न है कि अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई थी रीतिकालीन रचना पर, लेकिन आधुनिक काल में अंधेरे में नामक कविता पर बहुत सारे आलोचकों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। कई तो इसी पर टिप्पणी लिखकर अपने को आलोचक बना लिए और उनको हिंदी साहित्य में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर एक उसी से छोटा सा प्रश्न पूछ लिया गया कि अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है अंधेरे में कविता को। ऑप्शन दिया गया है निर्मला जैन, मलयज, माचवे, नामवर सिंह। इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने देने का प्रयास, निर्मला जैन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हालांकि नामवर सिंह, माचवे और मलयज सभी ने अंधेरे में कविता पर विचार किया है, लेकिन अंतःस्थल का विप्लव निर्मला जैन ने कहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आधुनिक कालखंड एक के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों पर चर्चा की, और जितने भी प्रश्न थे सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे और एक उनका स्तर था, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में घूम फिर कर आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।